स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज आपके लाई हूँ करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत न्यूजीलैंड FTA के तहत भारत ने लगभग कितने प्रतिशत टैरिफ लाइनों को खोलने पर सहमति दी है? तो कितनी दी है? तो वो दी आपकी 70%। कितनी? 70%। भारत न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत ने लगभग 70% टैरिफ लाइनों को खोलने की सहमति जताई है, जो न्यूजीलैंड के निर्यात के लगभग 95% व्यापार मूल्य को कवर करता है। इसके बदले न्यूजीलैंड ने भारत के 100% निर्यात पर शून्य टैरिफ देने पर सहमति दी है। भारत ने अपने डेयरी और अन्य संवेदनशील कृषि क्षेत्रों के हितों की रक्षा के लिए लगभग 30% टैरिफ लाइनों को बहिष्करण सूची में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA के अंतर्गत न्यूजीलैंड ने भारतीय सेवाओं के लिए कितने क्षेत्रों को खोला है? कितने क्षेत्रों को खोला है? तो वो खोला आपके 118। कितने? 118। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के तहत न्यूजीलैंड ने भारतीय सेवा प्रदाताओं के लिए 118 क्षेत्रों में बाजार पहुंच की पेशकश की है। इसमें IT, पेशेवर सेवाएं, ऑडियो विजुअल, दूरसंचार, निर्माण, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त न्यूजीलैंड ने 139 उप क्षेत्रों सब सेक्टर्स में मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रतिबद्धता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, RBI द्वारा शुरू की गई मिशन सक्षम का मुख्य उद्देश्य क्या है? RBI ने शुरू किया है मिशन सक्षम का, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की क्षमता एवं सुशासन को सुदृढ़ करना, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की क्षमता है। मिशन सक्षम का पूरा नाम क्या है आपका? सहकारी बैंक क्षमता निर्माण। सहकारी बैंक क्षमता निर्माण इसका पूरा नाम है सक्षम बैंक का। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकों की प्रबंधकीय एवं परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना, सुशासन, अनुपालन संस्कृति और संस्थागत मजबूती को सुदृढ़ करना है। इस राष्ट्रव्यापी मिशन के तहत UCB के बोर्ड सदस्यों, वरिष्ठ प्रबंधन, जोखिम ऑडिट अधिकारियों और IT कर्मचारियों सहित लगभग 1.5 लाख प्रतिभागियों को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मिशन सक्षम के अंतर्गत लगभग कितने प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? कि कितने जो कैंडिडेट्स होंगे उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा? तो वो किए जाएंगे 1.5 लाख। कितने? 1.5 लाख। मिशन सक्षम के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी स्तर पर लगभग 1.5 लाख प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल में शहरी सहकारी बैंकों के बोर्ड निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, जोखिम एवं अनुपालन अधिकारियों और तकनीकी IT कर्मियों को शामिल किया जाएगा। यह प्रशिक्षण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब और अन्य वित्तीय शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देशव्यापी सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किस संस्था के नेतृत्व में किया गया? किस संस्था के नेतृत्व में किया गया? देशव्यापी सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का परीक्षण तो वो क्या गया? दूरसंचार विभाग। किसके द्वारा? दूरसंचार विभाग DOT के द्वारा। इस परीक्षण का आयोजन दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सहयोग से किया गया। इस स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम को दूरसंचार विभाग के अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। इसका क्या उद्देश्य है? इस तकनीक का उपयोग प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी या गैस लीक के दौरान किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के सभी मोबाइल उपयोगकर्ताओं को तुरंत आपातकालीन अलर्ट भेजने के लिए किया जाता है, कि उन्हें पता चल जाए कि कुछ होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में 2.0 रिपोर्ट में कितनी ग्राम पंचायतें फ्रंट रनर घोषित हुई? कितनी ग्राम पंचायतें फ्रंट रनर घोषित हुई? A ग्रेड घोषित हुई, तो वही 3635। कितनी? 3635। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में कुल 3635 ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर घोषित किया गया है। 75 से 89 के बीच अंक प्राप्त करने वाली पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है, जिनके अंक आपके 75 से 89 के बीच आए। इस श्रेणी में त्रिपुरा टॉप पर रहा। त्रिपुरा शीर्ष प्रदर्शन करता रहा, जहाँ की लगभग 80% ग्राम पंचायतों ने फ्रंट रनर का दर्जा घोषित
किया। 90 या उससे अधिक अंक पाने वाली अचीवर्स A+ श्रेणी में कोई भी ग्राम पंचायत स्थान नहीं बना सके। मतलब A+ किसी को नहीं मिला, सबको A ग्रेड ही मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है APEDA द्वारा 15 करोड़ का बासमती एवं ऑर्गेनिक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। जो APEDA द्वारा होगा 15 करोड़ का बासमती एवं ऑर्गेनिक प्रशिक्षण केंद्र, तो वो किया जाएगा पीलीभीत में। कहाँ पर? पीलीभीत में स्थापित किया जाएगा। कृषि और असंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के टांडा बीजेसी गांव में लगभग 7 एकड़ भूमि, कितनी 7 एकड़ भूमि पर ये बासमती एवं ऑर्गेनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस एकीकृत प्रशिक्षण केंद्र की जो लागत होगी वो कितनी होगी? 15 करोड़ होगी। यह केंद्र बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन के तहत संचालित किया जाएगा। क्या सुविधाएं यहाँ पर होंगी? बासमती की 45 अधिकृत किस्मों को प्रदर्शित करने वाला एक म्यूजियम होगा। यहाँ पर गुणवत्ता परीक्षण, DNA प्रोफाइलिंग और कीटनाशक अवशेष जांच के लिए NABL द्वारा स्वीकृत प्रयोगशाला होगी। किसानों के लिए प्रशिक्षण हॉल, ऑडिटोरियम और बीज प्रसंस्करण इकाई होगी। इस केंद्र से उत्तर प्रदेश के साथ साथ पड़ोसी राज्यों उत्तराखंड और दिल्ली NCR के 50,000 से अधिक किसानों को निर्यात गुणवत्ता वाले बासमती चावल एवं जैविक खेती का परीक्षण मिलेगा। कितने? 50,000 से ज़्यादा लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट। कौन सा सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2026 का मुख्य प्रावधान क्या है? क्या है प्रमुख प्रावधान इसका? तो इसका है EOCI एवं नागरिकता आवेदन का पूर्ण डिजिटलीकरण। EOCI एवं नागरिकता आवेदन का पूर्ण डिजिटलीकरण। गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2026 का मुख्य उद्देश्य है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ढांचे और नागरिकता से जुड़ी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाना है। अब प्रारंभिक भौतिक OCI कार्ड के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक OCI जारी करने का प्रावधान किया गया है। OCI पंजीकरण, नवीनीकरण, संशोधन और परित्याग से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं अब अनिवार्य रूप से आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन जमा की जाएंगी, जिससे कागजी कार्रवाई पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। नए नियमों के तहत स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि भारतीय पासपोर्ट धारक कोई भी नाबालिग किसी अन्य देश का पासपोर्ट एक साथ नहीं रख सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत का पहला डिजिटल ग्रीवियांस रिड्रेसल सिस्टम। कौन सा? डिजिटल ग्रीवियांस रिड्रेसल सिस्टम किस वर्ग के लिए शुरू किया गया? किस वर्ग के लिए शुरू किया गया? तो वो आपका क्या गया? जिग वर्कर्स के लिए। किसके लिए? जिग वर्कर्स के लिए। कर्नाटक सरकार ने ये पहल करी। किन्ने? कर्नाटक सरकार ने ये पहल करी। कर्नाटक सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई 2026 के अवसर पर देश में पहली बार प्लेटफॉर्म आधारित जिग वर्कर्स के लिए डिजिटलीकरण शिकायत निवारण प्रणाली ग्रीवियांस रिड्रेसल सिस्टम की शुरुआत की गई। इसे कर्नाटक प्लेटफॉर्म बेस्ट गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड और गवर्नेंस विभाग द्वारा संयुक्त से विकसित किया गया है। क्या सुविधाएं मिलेगी इस प्लेटफॉर्म पर? गिग वर्कर्स एकीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इसके तहत वेतन, प्रोत्साहन, काम की परिस्थितियों और ऐप आधारित कंपनियों से जुड़े विवादों को समयबद्ध तरीके से सुलझाया जाएगा। यह पहल असंगठित एक अर्थव्यवस्था के श्रमिकों को औपचारिक पहचान, कानूनी सहारा और सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है WHO द्वारा स्वीकृत पहली इन्फेंट स्पेसिफिक मलेरिया ड्रग। कौन सी? इन्फेंट स्पेसिफिक मलेरिया ड्रग मुख्यतः किन शिशुओं के लिए विकसित की गई है? किन शिशुओं के लिए विकसित की गई है? जिनका वजन 5 किलोग्राम से कम है। जिनका वजन 5 किलोग्राम से कम है, ऐसी एक मलेरिया ड्रग विकसित की गई है WHO द्वारा स्वीकृत, कि जो 5 किलोग्राम से कम बच्चे को दे सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्री क्वालिफाई की गई है दवा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है कॉटम बेबी। क्या है? कॉटम बेबी। विशेष रूप से नवजात शिशुओं और जो 2 से 5 किलोग्राम के वजन के बीच वजन वाले छोटे शिशुओं के लिए विकसित की गई है। यह दवा ऑर्टेमेथर ल्यूमेफेट्रिन का एक नया और विशेष फॉर्मुलेशन है, जिसे नोवार्टिस और द मेडिसिन्स फॉर मलेरिया वेंचर द्वारा संयुक्त से विकसित किया गया है। इससे पहले 5 किलोग्राम से वजन के लिए यह दवा कोई मलेरिया रोधी दवा नहीं थी। डॉक्टर को बड़े बच्चों वाली खुराक का ही प्रयोग करना पड़ता था, जिससे ओवरडोज और टॉक्सिसिटी का खतरा रहता था। यह आसानी से घुलने वाली और मीठे चेरी स्वाद वाली दवा है, जिससे नवजात शिशुओं को सटीक खुराक देना बेहतर आसान हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं
SIPRI हिप्री के अनुसार वर्ष 2025 में सैन्य व्यय के मामले में भारत का क्या स्थान रहा? किसके मामले में? सैन्य व्यय के इस मामले में, मतलब जो सैनिकों पे एक्सपेंसेस हो रहे हैं उन पे मामले उस मामले में भारत का क्या स्थान रहा? तो वो रहा 5वां। कौन सा? 5th स्थान रहा, 5th पोजीशन रही। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या नाम है हिप्री का? फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत $92.1 बिलियन के सैन्य खर्च के साथ दुनिया में 5वां स्थान पर रहा। वैश्विक सैन्य खर्च में भारत की हिस्सेदारी कितनी रही? वो रही आपकी 3.2%। कितने? 3.2%। और जो टॉप पर रहे 4, वो कौन से देश रहे इस सैन्य खर्च में? तो पहला रहा अमेरिका, फिर रहा चीन, फिर रहा रूस, फिर रहा जर्मनी और लास्ट में आपका भारत। अमेरिका ने कितने डॉलर खर्च किए? $954 बिलियन। कितने? $954 बिलियन। चीन ने खर्च किए $336 बिलियन, रूस ने किए $190 बिलियन और जर्मनी ने किया आपके $180 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेबी द्वारा शुरू किया गया पर्व सिस्टम किस उद्देश्य से संबंधित है? कौन सा शुरू किया गया सिस्टम? उसने क्या? पर्व। तो वो है निवेश सलाहकारों के पास्ट रिस्क एवं रिटर्न दावों का सत्यापन। क्या है? निवेश सलाहकारों के पास्ट रिस्क एवं रिटर्न दावों का सत्यापन। पर्व का पूरा नाम क्या है? पर्व का पूरा नाम है आपका पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। क्या है पर्व का पूरा नाम? पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। इसका मुख्य उद्देश्य है, इसका उद्देश्य सेबी पंजीकृत निवेश सलाहकारों, शोध विश्लेषकों और एल्गो ट्रेडर्स द्वारा किए जाने वाले रिटर्न्स और प्रदर्शन के दावों का स्वतंत्र सत्यापन करना और भ्रामक दावों को रोकना है। इसके तहत केयर रेटिंग्स को सत्यापन एजेंसी के रूप और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को डेटा सेंटर के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विक्रम 1 किस कारण चर्चा में रहा? कौन सा? विक्रम 1। तो रहा ये भारत का पहला निजी रूप से निर्मित ऑर्बिटल रॉकेट है। कैसा? ये भारत का पहला जो अपना बना हुआ निर्मित ऑर्बिटल रॉकेट है। 18 जुलाई 2026 को हैदराबाद स्थित निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने अपने रॉकेट का सफल परीक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया। यह भारत का पहला निजी रूप से निर्मित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है जो उपग्रह को सीधे पृथ्वी की निचली कक्ष में स्थापित कर सकता है। क्या कर सकता है? ये उपग्रह को सीधे पृथ्वी की निचली सतह जो लो अर्थ ऑर्बिट LEO है में स्थापित कर सकता है। इस सफल परीक्षण के साथ ही भारत, अमेरिका और चीन के बाद निजी कंपनियों द्वारा ऑर्बिटल रॉकेट प्रक्षेपित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। कौन सा? तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 के अंतिम चरण में 3D प्रिंटेड रामन 1 इंजन का उपयोग किया गया है। इस क्वेश्चन आते हैं, गगनयान कार्यक्रम के अगले चयन चरण में किस नए वर्ग को शामिल करने की योजना है? किस नए वर्ग को शामिल करने की योजना है? तो वह है नागरिक अंतरिक्ष यात्री, सिविलियन अंतरिक्ष यात्री को शामिल करने की योजना है। गगनयान मिशन के शुरुआती दौर में केवल भारतीय वायुसेना के फाइटर और टेस्ट पायलटों को शामिल किया गया था, लेकिन इसके अगले चरण बैच 2 और बैच 3 में नागरिक अंतरिक्ष यात्री को चयन प्रक्रिया में शामिल करने की योजना बनाई गई है। इन आम नागरिकों को गैर सैन्य विशेषज्ञों के पास विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्रों से संबंधित विशेषज्ञता होंगी। दूसरे बैच में कुल 10 अंतरिक्ष यात्रियों, 6 वायुसेना पायलट होंगे और 4 सिविलियन होंगे और तीसरे बैच में 12 अंतरिक्ष यात्री होंगे कि चयन और परीक्षण का खाका तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है भविष्य में स्थापित होने वाले भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जटिल वैज्ञानिक प्रयोगों को और अनुसंधान कार्यों को अंजाम देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत न्यूजीलैंड FTA के अंतर्गत कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए नया वीज़ा मार्ग अधिकतम कितने वर्षों तक रहने की अनुमति देता है? कितने? 3 वर्ष तक। कितने? 3 वर्ष तक। तो जो भारत न्यूजीलैंड जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए नया वीज़ा मार्ग अधिकतम 3 वर्षों तक की रहने की अनुमति देता है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के तहत न्यूजीलैंड ने कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए प्रतिवर्ष 5,000 समर्पित कार्य वीज़ा का कोटा निर्धारित किया है। इस विशेष बीमा के तहत कुशल भारतीय पेशेवर अधिकतम 3 वर्षों तक न्यूजीलैंड में रहकर कार्य कर सकते हैं। यह वीज़ा IT, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, निर्माण के साथ साथ पारंपरिक भारतीय पैसों जैसे आयुष चिकित्सकों,
योग शिक्षकों, भारतीय शेफ और संगीत शिक्षकों के लिए उपलब्ध है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो, ये एमसीक्यूज अच्छे लगे होंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगी, एमसीक्यूज कैसे लगे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।